हेलो बच्चों, तो आइए आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरा नियम न्यूटन का। अब न्यूटन का नियम क्या कहता है हमसे, आइए सुनते हैं हम इसको जरा। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन आज हम पढ़ेंगे और इसके अंदर हम समझेंगे कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन का हम कहाँ यूज कर सकते हैं। और जो लॉ ये जो लॉ है हमारा सेकंड लॉ जो है वो आखिर होता क्या है, सबसे पहले तो वही पता करना है हमें। ठीक है, सबसे बड़ा तो पॉइंट यही है कि ये होता क्या है, इसको पता करते हैं। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे बेसिक टर्म हैं जो आपको आने चाहिए। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले वो समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए आइए, सबसे पहला जो वर्ड है वो है मोमेंटम। सुने हैं आप? आपको नहीं पता तो आपको एक चीज बता देते कि जब आप छोटे छोटे थे ना, तो ये इन किताबों के अंदर ये चीजें बहुत अच्छे से दे रखी रहती है। ये बुक दिख रही है ना, इनके अंदर सारी चीजें दी। लेकिन हमने क्या हुआ कि जल्दबाजी में सिर्फ आंसर आंसर याद कर डाले और हमने कभी नहीं ध्यान दिया कि मोमेंटम जो होता है वो कहाँ होता है, कैसा होता है, क्यों होता है। सर आप समझ नहीं आ रहा। अब हम पहुंच चुके हैं बड़ी क्लास के अंदर और अब परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, राइट। तो मोमेंटम वगैरह ये सारी की सारी चीजें देखिए आप इसके अंदर, हम इसके अंदर ये देखिए ये जो बुक है 9th क्लास का है और इसके अंदर सारी की सारी चीजें डिटेल में दे रखी है। यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो फॉर्मूला होता है, अब यहाँ से तो नहीं दिखेगा आपको, लेकिन आप अगर चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पर मोमेंटम का जो है फॉर्मूला दे रखा है। तो आइए चलिए हम बात करते हैं किसी भी पॉइंट पर हम मोमेंटम कैसे निकालते हैं, क्या होता है मोमेंटम, क्या होती है, सारी चीजें डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए ओके। मोमेंटम, तो मोमेंटम ऐसे मान लीजिए, मान के चलिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट क्या है, आगे की तरफ मूव करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने क्या लगाया, थोड़ा सा फोर्स लगा दिया, ठीक है। तो ये फोर्स जैसे ही मैंने इसके ऊपर लगाया, ये ऑब्जेक्ट कहाँ भगेगा, आगे की तरफ भगेगा, ठीक है। ये आगे की तरफ भागना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे ये भागना स्टार्ट करेगा तो ये इसका कोई ना कोई वजन होगा, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट का। देखिए अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका कोई ना कोई वेट तो होगा, बिना वजन का कोई ऑब्जेक्ट होता है क्या? नहीं होता ना। तो उसका कोई ना कोई वेट जरूर होगा। तो ये ऑब्जेक्ट अपने वेट के साथ क्या करेगा, आगे मूव करने की कोशिश करेगा। ये वेट के साथ क्या करेगा, आगे मूव करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसकी जो वेलोसिटी है और इसका जो मास है, जब आप उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम। क्या मिल जाएगा बच्चों? उस ऑब्जेक्ट का आपको मोमेंटम मिल जाएगा। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या रहता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। और ये मोमेंटम जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का हम कैसे निकालते हैं, अगर हमें अब मिल जाए तो हम निकाल देंगे, तुरंत पता चल जाएगा मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो सेकंड लॉ क्या कहता है हमसे, यहाँ पे लिखा हुआ है the Newton's second law of motion is state that the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force। मतलब कहने का ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मोमेंटम की जो रेट होती है जब वो चेंज होती है, मोमेंटम की जो रेट होती है जब वो चेंज होती है, तो उसी उसी को हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स, लगाए गए फोर्स के। अब देखो ये बहुत टेक्निकल बात थी, शायद ना समझ में आई हो आपके, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए आइए थोड़ा सा यहाँ पे हम इस डायग्राम को या इस फिगर को या इस फिनोमिना को समझेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का वजन मान के चलते हैं m है। इस ऑब्जेक्ट का वजन कितना है, m है। मास इसका m हमने कंसीडर किया है, ठीक है। ये जैसे ही स्टार्ट करेगा, मैंने इस पे थोड़ा सा फोर्स लगाया, तो ये क्या करना स्टार्ट कर देगा, मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे मैंने F फोर्स इसके ऊपर लगाया। जैसे ही मैंने इसके ऊपर F फोर्स लगाया, ये अपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने की कोशिश करेगा। तो इस कोशिश में इसकी सबसे पहली इनिशियली कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, जिसको आप कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। और ये इनिशियल वेलोसिटी जो है मार्क की जाती है किससे, I से। किससे की जाती है, आई से। अरे ई वाला आई नहीं, आई वाला आई, हाँ वही वाला आई, ठीक है। हाँ, तो इसको स्टार्ट किया, इसको इसको समझा जाता है आई से, ठीक है। इनिशियल को हम बताते हैं आई से आ। लेकिन इसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो करते हैं यू। आज क्या कह रहे हैं सर, अभी तो आई कर रहे थे, अब वो थोड़ा सा तुमको ऐसे थोड़ा सा हैप्पी करने के लिए, लेकिन इसके लिए ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे आई और यू तो आ चुका है, बीच का आप शायद भूल रहे होंगे। सर आपने आई और यू तो बोल ही दिया है, बीच में भी कुछ लगा ही दीजिए। नहीं, वो बातें नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। कैसी बातें करते तुम, छी 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 छी। सुनो, तो यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या माननी है, u माननी है, और इसका मास है m। तो इनिशियल वेलोसिटी u के साथ ये मास m को लेकर ये आगे की तरफ बढ़ रहा है,
ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा इसी, और ये आगे बढ़ता 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 एक पॉइंट तक पहुंचा। जैसे ये एक पॉइंट तक पहुंचा, अब हमने समझा कि इसका मास जो है, अगर मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट है, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है तो उसके मास में कोई चेंज आता है क्या? आप अगर 10 किलो के थे, सॉरी 10 किलो के तो आप हो ही नहीं सकते, मान लीजिए आप 100 किलो के हो, 100 किलो के भी नहीं, चलो ठीक है, मान लीजिए आप 50 किलो के हो, इतने तो हो गए, 50 किलो की आप अपने घर से निकले, कोचिंग पहुंचे या स्कूल पहुंचे, तो क्या आपका वजन कम हो जाता है या घट जाता है? नहीं होता, ठीक है, बस वजह से पसीना निकलता है थोड़ा बहुत, अरे उतनी लेवल पे हम बात नहीं कर रहे, लेकिन मान के चलिए कि आप आधे वजन के तो नहीं रह जाते, 50 के थे 25 के रह गए, या 50 के थे 60 के हो गए, नहीं होता, मतलब आपके मास में कोई भी चेंज नहीं आता। जब आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करते हैं तो आपके मास में कोई भी चेंज नहीं आता है गाइस, तो मास तो रहेगा हमारा कांस्टेंट। आइए दूसरा वेलोसिटी की बात करते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा बदल सकती है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी जो थी वो कुछ और हो सकती है, और फाइनल वेलोसिटी है वो हमारी कुछ और हो सकती है। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारी, मान के चलिए इनिशियल वेलोसिटी हमारी u थी, तो फाइनल वेलोसिटी हमने कंसीडर कर दी v से। किससे कर दी? v से कर दी। इनिशियल वेलोसिटी u हो गई, फाइनल वेलोसिटी हमारी v हो गई। अच्छा, वेलोसिटी चेंज हो गई तो इसका मतलब अब यहाँ पे हमें दो अलग अलग मोमेंटम मिलेंगे, ये होगा इनिशियल मोमेंटम और ये होगा फाइनल मोमेंटम, है ना। यहाँ पर ऑब्जेक्ट एकदम से इनिशियली मूव कर रहा है तो इसका इनिशियल मोमेंटम, यहाँ किसी पॉइंट पर हम चेक करेंगे तो वो उसका फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। कई बात आपको समझ में आती है, मुझे पता है कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आती है। और यहाँ पर हमने पता कर लिया कि ऑब्जेक्ट का ये होता है इनिशियल मोमेंटम और वो होता है फाइनल मोमेंटम, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात इसी के अंदर मुझे ये बताइए, क्या जब एक ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरी जगह, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जब मूव करता है तो उस ऑब्जेक्ट पे ध्यान से सुनना, जब एक ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करता है तो उस ऑब्जेक्ट को कुछ ना कुछ टाइम भी लगता होगा, लगता है कि नहीं लगता? मान के चलिए टेलीपोर्ट तो कोई हो नहीं सकता कि एकदम से डिम 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 और एकदम से पहुंच गया, नहीं नहीं हो सकता। ये ऑब्जेक्ट यहां से वहां तक गया तो इसने कुछ टाइम भी लिया, क्या लिया? टाइम भी लिया। तो बस वही है, टाइम में भी कोई ना कोई चेंज जरूर आया, टाइम में भी क्या आया? चेंज जरूर आया। तो आइए अब समझते हैं कि यहाँ पर फोर्स क्या है और फोर्स के हिसाब से इसको कैसे हम निकालते हैं। तो फोर्स यहाँ पे क्या है, शुरू में जो अप्लाइड की गई थी, जो मतलब लगाई गई थी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो उसी हिसाब से हम इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा हम मार्कर का इस्तेमाल करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर फॉर्मुलेशन कैसे होता है, ठीक है। चलिए गाइस, तो यहाँ पर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा आपको ज्यादा ही पास दिख रहा हूँ, क्या करूँ, बोर्ड पर चीजें दिखाने के लिए आपको थोड़ा पास में लाना जरूरी है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे नियम को समझा था, नियम जो कह रहा था वो हमसे ये कह रहा था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट मतलब जब भी आप किसी भी यूनिट के चेंज को टाइम के साथ क्या करते हैं, यूनिट में जब चेंज आता है किसी में, उसको जब टाइम से डिवाइड देते हैं तो उसको कहते हैं द रेट ऑफ चेंज। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो वो किसके बराबर होता है? अप्लाइड फोर्स, लगाए गए फोर्स के बराबर होता है। क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हमने यहाँ पे पता किया था, ये pf आ गया, ये pi आ गया। pf मतलब हो गया यहाँ पर फाइनल, और ये कैसा हो गया? ये हो गया इनिशियल। ये बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी, फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम। तो आइए जरा इनको आगे सॉल्व करते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पे f किया, ठीक है, चलिए pf। अब हमें पता है pf, यहाँ पे p का फॉर्मूला क्या होता है? mb होता है। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे? m। और अब देखिए फाइनल है, तो फाइनल में हमारी वेलोसिटी क्या रहती है? फाइनल में जो रहती है वो रहती है क्या? v रहती है। क्या रहती है बच्चों? v रहती है। आई होप शायद आपको ऊपर का दिख नहीं रहा, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको बताऊं। फाइनल में क्या रहती है? तो v रहती है, तो हमने यहाँ पे रखा v माइनस, इसके बाद हम बात करते हैं इनिशियल की, तो हमने क्या रखेंगे? p, सॉरी क्या रखेंगे यहाँ पे? m और रखेंगे u। m इंटू वी, m इंटू यू। क्यों? मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, ये दोनों ही वेलोसिटी है, ये फाइनल है और ये इनिशियल है। इसमें हमने t का t रख दिया क्योंकि t के साथ तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कुछ कॉमन शॉमन दिख रहा है, कॉमन शॉमन दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है। तो f यहाँ पे आपको कॉमन दिखा m, और हमने अंदर जो है वो क्या ले लिया? अच्छा, कॉमन लेने के बाद ऊपर क्या बचता है जरा देखते हैं। v बचा माइनस u बचा, और नीचे क्या बचा? t बचा। अब आपको ये नियम पता होगा, जिन्हें नहीं पता है वो पुराना वीडियो जाके देख लीजिए। हमने एक्सेलरेशन को आपको समझाते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है? द चेंज इन द वेलोसिटी,
द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये पूरा का पूरा जो टर्म है वो क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। क्यों, बताते हैं। तो यहाँ पर ये m और ये a, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, राइट। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। तो ये पूरा का पूरा हमने इसको a रख दिया। अच्छा, अब एक बचपन से पढ़े हैं, 55 तक पढ़ेंगे कि जब भी प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, जैसा कि आपकी किताब में दिया रखा है, F बराबर के एम ए। तो यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला निकल के आ गया हमारा, क्या निकल के आ गया, F बराबर के एम ए। जिसे हम कंसीडर करते हैं या इस्तेमाल करते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, F बराबर एम ए, ठीक है। तो F बराबर एम ए, इसे आप याद कैसे रख सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं कि जब फादर मारते हैं तो मुंह से क्या निकलता है, माँ निकलता है, माँ, एम ए। तो यहाँ पर F बराबर एम ए, तो ये कैसे आया F बराबर एम ए, ये होता है फोर्स का फॉर्मूला। और यही बच्चों, यही नियम जो है, द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये आपका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ है। अगर ये आपको अच्छे से आता है तो अब पूरा एनएलएम उड़ा दोगे आप, पूरा का पूरा एनएलएम आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इस नियम की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। सारे के सारे सवाल इसी से होने हैं, सबसे ज्यादा इस्तेमाल यही होता है, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ चुकी होगी आपको कि F बराबर एम ए कैसे आया। अभी तक जो इस्तेमाल करते हैं फोर्स का फॉर्मूला, F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए, इसको रट रट के पागल हो चुके हैं। लेकिन अब आपको शायद ये आइडिया लग चुका है, ये पता भी चल चुका है कि F बराबर एम ए आकर रटना नहीं है। आप किसी, अगर कोई आपसे पूछे कि समझा के दिखाओ, तो आप उसे बता भी सकते हो कि ये इस तरह से आया, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब हमने यहाँ पे अच्छे से समझ लिया है कि ये F बराबर एम ए कैसे आता है, और इसको हम न्यूटन का सेकंड नियम जो है वो कहते हैं। अब ये बात अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो आप भी चाहेंगे कि आपके दोस्तों को भी ये बात बहुत अच्छे से समझ में आए। तो आप क्या करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी बताएं कि देखो ऐसे करके कुछ आता है F बराबर एम ए, जो तुम रटने में लगे हो ना, ऐसे रटना नहीं होता, समझना भी होता है। फिजिक्स को जितना समझ के करोगे उतना ज्यादा इसका आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। रटो मत यार, फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट नहीं है कोई, रटने का नहीं है, ये समझने का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो और जो रटते हैं उनको कठिन लगता है, इस बात को याद रखना। तो अगर आपको चाहिए कि हमें हार्ड लगता रहे लाइफ टाइम, तो बस रट लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहते हो कि आपको हार्ड लगे तो रट सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि सिंपल हो जाए तो रटो मत, समझो। आसपास हो रही एक्टिविटीज को ही तो स्टडी करना है हमें, कि काहे बॉल ऊपर से नीचे गिरता है, काहे ऑब्जेक्ट सामने से आकर रुक जाता है, अचानक से ब्रेक लगाने पर ऑब्जेक्ट रुक जाता है, फ्रिक्शन की मदद से हम चलते हैं, फ्रिक्शन की मदद से हम रुकते हैं, सब कुछ हमें यहीं से पढ़ना है, इसी फिजिक्स के अंदर समझना है, ठीक है। लाइफ आसान हो जाती है, चीजें आसपास हो रही हैं उन्हें समझना बहुत आसान हो जाता है जब आप फिजिक्स को समझ लेते हैं। और जब फिजिक्स को जो बंदा नहीं समझता ना, उसके लिए पता सबसे ज्यादा मुश्किल क्या होता है, फालतू बातें करेगा। अच्छा भाई साहब ये कैसे हो गया, अच्छा भाई साहब वो कैसे हो गया, अरे तुम्हें भाई साहब पता, जब तुम पढ़ लोगे तो तुम्हें ये फालतू सवाल तुम्हारे दिमाग में आएंगे नहीं, तुम्हें हर चीज का रीजन ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और हमने यहाँ पे जो नियम समझा है उसको अच्छे से समझ लीजिए। आगे इन्हीं के ऊपर, अभी बहुत बेसिक चल रहा है, तो इन्हीं के ऊपर धीरे धीरे ये छोटे छोटे पॉइंट जो आज हो रहे हैं, हो सकता है बहुत छोटे छोटे पॉइंट हो आपके हिसाब से, शायद आपको बहुत बोर भी करते हो कि सर ये क्या है, तो पहले से पता है, लेकिन ये सब कलेक्ट करके जब हम बड़ी चीज को समझेंगे तब बहुत काम आएगा, इसीलिए समझाया जा रहा है, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर।